नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। आप देख रहे हैं V24 दोस्तों, कैंसर हमारे देश में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महिलाओं में कैंसर का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं के बच्चेदानी का या उसके मुंह का कैंसर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुखर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अलका मुखर्जी। मैम, सबसे पहले स्वागत है V24 में। नमस्ते। मैम, सर्वाइकल कैंसर जो है वो देश में बढ़ता जा रहा है। क्या होता है सर्वाइकल कैंसर, क्या आप बताओगे हमारे दर्शकों को? सर्वाइकल कैंसर बेसिकली बच्चादानी के मुंह का कैंसर है। बच्चादानी के जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं या ग्रीवा कहते हैं। उसका जो कैंसर होता है उससे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये एक बड़ी ही भयानक सी बीमारी है और अपने देश में जितनी कैंसर डेथ्स होती है इसमें सबसे ज़्यादा डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है और बड़ी तेज़ी से अभी जैसे पूरे देश में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर की वजह से लगभग 11.1% लोगों की डेथ होती है। तो दुनिया में जितनी केसेस सर्वाइकल कैंसर की होती है उसमें से एशियन कंट्रीज़ में से इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें हम लोग 25 से 27% मॉर्टेलिटी शेयर करते हैं पूरे दुनिया की। तो ये एक बड़ी ही भयानक बीमारी है और इसको समय रहते हुए अगर हम लोग ट्रीट करें या प्रिवेंट करें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कई सारे प्रिवेंशन के मोडेलिटीज़ है और जैसे जैसे बात हमारी आगे बढ़ेंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मैम, सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है और क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर बेसिकली होता है एक HPV वायरस इन्फेक्शन की वजह से। HPV वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें कई प्रकार के स्ट्रेंथ होते हैं। जो 16 और 18 नंबर की स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है और ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ये अभी गए 7 से 8 साल में इंडिया में आई है और इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से इसका प्रभाव कम होना शुरू हुआ है। बट ये HPV इन्फेक्शन लगता है आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, यानी पोस्ट मैरिज ही हम लोग बोलेंगे। बाय एंड लार्ज हमारे देश में मैरिज के बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट आता है और हस्बैंड के थ्रू ये वाइफ को इन्फेक्शन लगता है। तो ये इन्फेक्शन लगने के बाद में 90% जो महिलाएं होती है अपनी इम्यूनिटी पावर से या रोग प्रतिकार शक्ति से इसको बाहर निकाल के फेंकती हैं। बट 10% जो लेडीज़ होती हैं जिनमें कोई अदर फैक्टर्स भी होते हैं वो लोग इसको प्रॉपरली अपनी इम्यूनिटी से कवर नहीं कर पाते। उनमें माइनर छाले से लेके मेजर कैंसर तक ये बीमारी होती है। मैम, इसमें क्या लक्षण है, जो लक्षण है वो क्या होते हैं? जैसे महिला को लेडीज़ लोगों को सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, उसमें दुर्गंध आना या बदबू आना, या इंटरकोर्स के बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में उनको ब्लीडिंग शुरू होना, या पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग शुरू होना, नीचे के पेट में दर्द होना, पेशाब करने में तकलीफ़ होना। ये कुछ प्रकार के जो साइंस है ये महिलाओं को अगर समझ में आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, तो इससे बचाव हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर के बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं जिससे वो ना हो? सबसे पहले तो इसमें मैं एक और बात आपके पहले क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगी कि इसमें कुछ हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे जल्दी शादी होना या फिर ज़्यादा बच्चे होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, बराबर न्यूट्रिशन नहीं होना, खाना पीना बराबर नहीं होना, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन होना जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस उन लेडीज़ में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे आप प्रिवेंशन के लिए पूछे हो तो प्रिवेंशन के बारे में इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 लेवल पे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी HPV वैक्सीन पे। ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है जो कि 16 और 18 नंबर के जो वायरसेस है HPV वायरसेस है उनके अगेंस्ट में काम करती है। अगर बिफोर मैरिज, बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर ये वैक्सीन बच्चों को दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होने के चांसेस लगभग 98% होते हैं। तो 9 से 13 वर्ष की आयु में इसके 2 टीके दिए जाते हैं और 13 से आगे के आयु में 3 टीके दिए जाते हैं, पहले महीने में, दूसरे महीने में और 6वें महीने में, डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन। 2 प्रकार की वैक्सीन आई है मार्केट में और वो दोनों प्रकार के वैक्सीन के जो टीकाकरण की अवधि है वो थोड़ी अलग है। और प्राइमरी लेवल पे हम लोग लड़कियों में ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और अभी सेकेंडरी लेवल पे जैसे मैरिज हो गई और इन्होंने अगर टीका नहीं लिया है पहले तो इनके लिए क्या करना चाहिए? तो इनके लिए पैप्समियर नाम की टेस्ट होती है। उम्र के 21 साल से या 25 साल से सेक्सुअली अगर वुमेन एक्टिव है, 10 साल हो गए हैं शादी को, तो उन लेडीज़ ने महिलाओं ने अपनी पैप्समियर की टेस्ट करवाना चाहिए।
तो पैप्समियर की टेस्ट एक छोटी सी टेस्ट होती है जिसमें आप बच्चादानी के मुंह से या ग्रीवा से सफ़ेद डिस्चार्ज, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उसको स्लाइड पे लेते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। उसमें अगर आपको प्री कैंसरस कोई लीजन दिखाई दिया या कैंसर के कोई लक्षण दिखाई दिए तो आप आगे की टेस्ट करते हैं। तो आगे की टेस्ट बोले तो दूरबीन की एक टेस्ट होती है और उस दूरबीन की टेस्ट को हम लोग कोल्पोस्कोपी कहते हैं। तो कोल्पोस्कोपी से हम लोग जांच कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई सर्वाइकल कैंसर के कोई साइन सिम्टम्स है या कैंसर डायरेक्टली है या नहीं है करके। मैम, भारत में सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो बहुत काफ़ी कम है। ऐसे में लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनमें जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किस चीज़ का है। तो ऐसे में ऐसे लोगों का आप क्या बताओगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है डॉक्टर के पास जाना? बराबर, सही सवाल पूछा आपने। बेसिकली अपने देश में प्रिवेंटिव मेडिसिन का यानी बचावात्मक जो मेडिसिन है उसका कोई उपयोग ही नहीं करते। सब लोग कुछ बीमार पड़े तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं। सभी लेडीज़ ने 35 की एज के बाद में डॉक्टर के पास में जाके पैप्समियर करवाना चाहिए और अपने बच्चों को ये HPV का टीका लगाना चाहिए। अभी तक जनरल पब्लिक को या जनरल आम जनता को ये पता ही नहीं चला है कि इस प्रकार का कोई टीका उपलब्ध है। तो ये उनके डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके गायनेकोलॉजिस्ट की या उनके जो जनरल प्रैक्टिशनर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि HPV का टीका आया है और वो उन्होंने लगाना है बच्चों को। और महिलाओं को अगर थोड़ी बहुत भी शिकायत कोई प्रकार की इस तरह की होती है कि जैसे दुर्गंध आ रही है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने टेस्ट करवा लेना चाहिए। और 35 साल के बाद में तो उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत उन्होंने डॉक्टर के पास जाके अपनी पैप्समियर की टेस्ट करवा लेनी चाहिए। मैम, आपने कहा कि दूरबीन की एक टेस्ट होती है, तो वो क्या होती है जो दर्शक आसानी से समझ सके? अच्छा, इसको दूरबीन के टेस्ट को कोल्पोस्कोपी बोलते हैं और ये आपकी मतलब आपको कोई एनेस्थेशिया नहीं दिया जाता। सिंपल आपको OPD टेस्ट होती है, 15 से 20 मिनट की टेस्ट होती है। इसमें आपको नीचे के आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें दूरबीन के थ्रू देखा जाता है। जो जैसे पेट में डाल के दूरबीन को देखते हैं उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये जो नीचे से डाल के दूरबीन को देखते हैं इसको कोल्पोस्कोपी बोलते हैं। और ये कोल्पोस्कोपी करने का तरीका बड़ा ही आसान होता है, कोई एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको आपको अंदर डाल के लाइट से देखा जाता है। नॉर्मल आइज से जो दिखाई देता है उससे इसमें 10 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज दिखती है और आप ठीक से पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कैंसर है। एक एसिटिक एसिड नाम की टेस्ट होती है जो कि उसको बच्चादानी के मुंह को उसको अप्लाई किया जाता है और उससे देखा जाता है कि कहीं आपको एसिटोवाइट एरिया है या नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें से बायोप्सी यानी उसमें से टुकड़ा लिया जाता है तभी के तभी और उसको चेकअप के लिए भेजा जाता है। HPV टेस्ट के अलावा और कोई टेस्ट इसमें होती है? जैसे कोल्पोस्कोपी के अलावा अगर हम लोगों को सस्पिशन है तो हम लोग HPV DNA नाम की टेस्ट करते हैं। ये HPV DNA टेस्ट भी बहुत ही इजी है। जैसे आप पैप्समियर लेते हैं वहीं से वही सेल्स में से आपको HPV है या नहीं ये समझ में आता है। फिर HPV में आप हाई रिस्क वायरस से अफेक्टेड हो या लो रिस्क वायरस से, इसकी भी रिपोर्ट आती है। तो इसको ट्राइज कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैम, ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो सभी महिलाओं को होता है या फिर विशेष महिलाओं को होता है? नहीं, सभी को नहीं होता है बट चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। हर लेडीज़ में इसके होने के चांसेस रहते हैं। बट जिसमें जैसे HPV इन्फेक्शन है, जैसे कोई हाई रिस्क पेशेंट है जिसको जैसे TB है या HIV है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, या तो पेशेंट के या फिर उनके सेक्सुअल पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स है, तो वो पेशेंट्स को भी ये लगने का HPV लगने का डर रहता है। सर्वाइकल कैंसर में क्या सिर्फ महिलाओं ने जांच करना चाहिए या फिर पुरुष जो है वो भी अपनी जांच करा सकते हैं इसके लिए? अभी इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया अपना देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी तक सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह लड़कियों को ही नहीं दिया जा रहा, तो लड़कों को देने की तो बात दूर हो गई, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी बॉयज़ लोगों को भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दिया जा रहा है जिससे इसका प्रिवेंशन हो सके। भारत जैसे देश में जहाँ पर हम सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ऐसे में जो ये चीज़ है सर्वाइकल कैंसर जो महिला में बढ़ती जा रही है, आपने कहा कि 11.1% डेथ रेट भारत में हो गया है। जी जी। तो उसको बचाने के लिए या फिर उसको प्रिकॉट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने सबसे पहले बोला कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, तो इस बारे में हमारा एक झिझक जो है वो निकलनी चाहिए। हम लोग वैसे भी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके सेक्स एजुकेशन पे जोर देते हैं। जैसे लड़कियों को सेक्स एजुकेशन देते हो तो हम लोग बॉयज़ को भी देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे उनको HPV इन्फेक्शन ना लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपरली पेशेंट को एजुकेट किया जाए, पर्सनल हाइजीन की केयर ली जाए, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए।
प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जाए तो ये कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर की जो ट्रीटमेंट है या वैक्सीन है, तो क्या शादी के पहले ही किया जाना चाहिए या शादी के बाद भी हम उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं? नहीं, शादी के पहले देने से 98% प्रोटेक्शन है, पर शादी के बाद में देना या नहीं देना आपके गायनेकोलॉजिस्ट पे डिसाइड करते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इफ़ेक्ट भले वैक्सीन का कम है, पर कई बार डॉक्टर हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये आपने जो कहा कि 11.1% डेथ रेट है, ये दुनिया में भारत कितने नंबर पर आता है इसमें? भारत अपना रिप्रेजेंटेशन अगर बोला जाए तो 25% केसेस भारत में पाई जाती है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से आपने कहा कि भारत में सेक्स एजुकेशन की काफ़ी कमी है और ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आपके द्वारा क्या संदेश दोगे सर हर महिलाओं को जो शादीशुदा है या फिर अभी जो यंग एज में है? मेरा सभी को यही कहना रहेगा कि सबसे पहले आप अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को जो पहले तो घर पे अच्छी सीख दो ताकि बच्चे प्री मैरिटल सेक्स में ना जाए और उनका सेक्स एजुकेशन हो। उनको जो पॉजिटिव पॉइंट्स है और निगेटिव पॉइंट्स है अर्ली सेक्स के बारे में समझाया जाए। लड़कियों की शादी जो है उसकी उम्र थोड़ी बढ़ाई जाए, 18 साल के पहले किसी की शादी ना हो, लगभग 20 से 22 साल की उम्र में शादी हो तो उनका सेक्सुअल एक्सपोजर थोड़ा कम होगा। तीसरी बात, अपनी लड़कियों को आप इम्यूनाइजेशन अर्ली से अर्ली करवा दें, यानी जल्द से जल्द अपने बच्चों को HPV का टीका लगवाएं। अगर उसके बाद में भी आपने अगर टीका नहीं लगाया और बच्चे की शादी हो गई है तो शादी के बाद में भी आप अगर जितना जल्दी हो आप HPV का टीका लगवा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको कोई भी प्रकार का इस प्रकार का अपने को मतलब सफ़ेद पानी जाना या इस प्रकार की कोई भी शिकायत अगर नज़र आती है तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। मैम, HPV वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं? HPV वैक्सीन के फ़ायदे, HPV इन्फेक्शन जहाँ पे भी होगा उसकी वजह से फ़ायदा होगा। HPV की वजह से आपको वजाइनल कैंसर हो सकता है, यानी योनि मार्ग का कैंसर, या उसके बाहर का कैंसर है, वल्वल कैंसर है, या मुंह का कैंसर हो सकता है। तो इतने प्रकार के कैंसर को ये HPV वैक्सीन रोक सकता है। तो इसलिए HPV वैक्सीन बड़ा फ़ायदेमंद होता है। पेशेंट अगर लेता है एक बीमारी के लिए, पर फ़ायदा आपको 7 से 8 बीमारियों में। इसमें 2 प्रकार के वैक्सीन होते हैं, एक सर्वेरिक्स नाम से और एक गार्डासिल नाम से। ये जो सर्वेरिक्स वैक्सीन है इसमें 2 प्रकार के कैंसर स्ट्रेन के अगेंस्ट में, जैसे 16 और 18, और ये वैक्सीन लगभग 2400 रुपये का होता है। तो 2400 रुपये के 3 डोजेस होते हैं, यानी 2400 पहले महीने में भी लगना है, दूसरे महीने में भी लगना है और तीसरे में, तो लगभग 8,500-9 हज़ार का खर्चा होता है। और दूसरा वैक्सीन होता है गार्डासिल नाम का, वो होता है 3300 रुपये का। तो वो 3300 यानी 3 बार आपको 3300 रुपये लगना है। बट मेरा कहना यह है कि आप बच्चों की शादियों में, आप फेस्टिवल में, आप उनकी दहेज में देने में कितना खर्चा करते हैं, शादियों में कितना अननेसेसरी खर्चा करते हैं, तो आप इतना वैक्सीन तो लगवा ही सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग का प्रोटेक्शन है, आपके बच्चों का सवाल है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग खर्चा करते हैं, होटलिंग पे खर्चा करते हैं, एक्सेप्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। तो इसके लिए आपको ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। दूसरी बात आई आपकी पैप्समियर टेस्ट की। तो पैप्समियर की टेस्ट जो होती है वो 800 से 1200 रुपये के बीच में होती है। तो इतना भी महंगा टेस्ट नहीं है कि आप करवा ना सके। और 3 साल में आपको एक बार ये टेस्ट करवानी है। अगर पहली टेस्ट निगेटिव आई तो आप 3 साल में एक बार टेस्ट करवाएंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अब तीसरी बात है आपकी कोल्पोस्कोपी की। कोल्पोस्कोपी की जो टेस्ट होती है 2-2.5 हज़ार की, 3 हज़ार की ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो टेस्ट ऐसे बहुत महंगी नहीं है, उपचार उससे ज़्यादा महंगा है। तो कैंसर होने से पहले अगर आप प्रिवेंशन के लिए 4-5 हज़ार भी अपनी हेल्थ पे खर्चा नहीं कर सकते, ऐसा तो होता नहीं है। और गवर्नमेंट अभी सोच भी रही है कि इन टीकों को गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कैसे लाया जाए। अगर वंस दे कम इन गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, तो फिर तो कैंसर टोटली हम लोग इरेडिकेट ही कर देंगे। और 2030 तक हम लोगों का कहना है कि इंडिया सर्वाइकल कैंसर मुक्त तो होना ही चाहिए। ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, तो इसकी ट्रीटमेंट करने के जगह पे अगर इसको हम प्रिवेंट करते हैं तो जनता के लिए भी फ़ायदा है, सरकार के भी रिसोर्सेज बचेंगे। मैम, HPV टेस्ट करने से ये अश्योर हो जाता है क्या कि वो उन्हें सर्वाइकल कैंसर नहीं हुआ? बाय एंड लार्ज उस टाइम पे उसका अगर HPV टेस्ट हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे उसको HPV नहीं है ये तो डिक्लेयर हो जाता है। बट अगर हाँ पेशेंट अगर बाद में फिर किसी HPV पॉजिटिव पर्सन के इसमें जाए और फिर से अगर अलग बिहेव करे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं, तो फिर वापस लगने के चांसेस हो सकते हैं। मैम, एक एक्सटेंड कर रहा हूँ एक सवाल, माफ़ कीजिएगा उसमें।
आपने कहा कि प्री मैच्योर्ड जो सेक्स होता है, प्रीमैरिटल। हाँ, प्री मैरिटियर हो गया, प्री मैच्योर भी हो गया, लोग कई ऐसे घटनाएं जी। सामने आती है कि जो जी, जी। 12-13 साल के साथ में उनके साथ हो जाता दुर्घटना है, होती है। दुर्घटना हो जाती है, तो वो कितना घातक हो सकता है जो मतलब वो यंग एज में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट सामने आ सकते हैं? देखिए, अपार्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, ये तो काफ़ी दूर की बात है, इमीडिएट इन्फेक्शन भी लग सकते हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है वो लग सकती है, HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए प्रीमैरिटल सेक्स का तो कहीं पे भी बराबर तो नहीं है, करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपने अलका मुखर्जी मैम को सुना, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए होंगी, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बारे में जो जानकारी है वो मिल गई होगी। तो और भी इनके बारे में, और भी किसी विषय के बारे में अलका मैम से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उसमें हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।